नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो हमने क्या देखा था, फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि इनको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। क्योंकि भैया ये जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इससे पहले देखिए, पहले हमारे अधिकार संविधान में क्या था कि 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसमें हमारी सरकार ने क्या किया कि जो संपत्ति की अधिकार वाला कैटेगरी थी ना भैया, उसको ही खत्म कर दिया। संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया, मतलब इतना ना दूर ले जाके पटका 300 के काम में। क्यों? क्योंकि भैया विकास के कामों में अड़ंगा आ रहा था, बाधा बन रहा था। सरकार निकलती थी, सपोज कोई सड़क, कोई पुल, कोई पटरी बिछाने के लिए, अब भैया बीच में किसी का खेत आ जाता, वो चोटा देता नहीं था, सरकार से कहता था तुम अपनी ट्रेन पटरी घुमा लो। बताओ, ये जमीन हमारे परदादा ने हमारे दादा को दी थी, हमारे दादा ने हमारे बाप को दी थी, हमारे बाप ने हमको दी थी, हम नहीं देंगे। अब भैया सरकार जो जबरदस्ती कर रही थी, वो छोटा थोबड़ा उठाकर आर्टिकल 32 के तहत कहां पहुंच जाता था, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, महाराज ये हमारा मूल अधिकार है, सरकार हमसे कैसे छीन सकती है? सुप्रीम कोर्ट, बात तो सही है। सुप्रीम कोर्ट भैया ध्यान दो, उसको रद्द कर देता था। भैया ये इसका मूल अधिकार है, आप कैसे छीन सकते? अब भैया सरकार अटक जाती थी विकास के कामों में, ये चोटा तो देगा नहीं। अब क्या किया जाए? भैया भारत की जनता ने सरकार को इतना नाचना चाहा कि सरकार पगला जाती थी, सरकार का मोह हो जाता था। अब क्या किया जाए? सरकार जनता से कहती भैया ट्रेन पटरी सीधी जाती है, जनता हमको कोई मतलब नहीं, नागिन बना दो, नागिन मतलब सांप की तरह बोले आकर ले जाओ। अब क्या किया जाए? 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री बने। भैया इसका मुंडा सना गया, किसका? मोरारजी देसाई का। कब? 1978 में इसका मुंडा सना गया मोरारजी देसाई का। 44वां संशोधन करवाया, किसने? संविधान में। और आपका जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसको मूल अधिकारों से हटाकर इतना ना दूर ले जाकर पटका 300 के काम है। क्यों? क्योंकि भैया ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसको कहां पहुंचा दिया? 300 के काम है। जबकि आपके मूल अधिकार कहां तक है? 12 से 35 तक है। इसको कहां पहुंचा दिया? 300 के काम है। अब करो नहीं, सरकार का मोह, सरकार ने कर डाला जनता का मोह। देखिए, तो अच्छा काम किया मोरारजी देसाई ने कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। कहां पहुंचा दिया? 300 के काम है। अब आपसे आपकी संपत्ति को कोई व्यक्ति, पब्लिक जनता नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार छीन सकती है, एक मुआवजा देगा। तो अच्छा काम किया मोरारजी देसाई ने कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। नहीं तो आज आपको भैया कोई भी सड़क, कोई भी पटरी, कोई भी पुल सीधा नहीं दिखता, नागिन की तरह दिखता। समझ रहे हैं आप? तो अच्छा काम किया मोरारजी देसाई ने कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। देखिए, मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल में केवल यही एक अच्छा काम किया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। नहीं तो ऐसा काम करके गए हैं ना कि लोग आज भी गालियां देते हैं। देखिए, ये मोरारजी देसाई इतना बड़ा धक्कन था कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने दिन रात एक करके पता लगाया पाकिस्तान चोटा कहां परमाणु बम बना रहा है। जब ये बात हमारे जासूसों ने मोरारजी देसाई को बताई तो मोरारजी देसाई ने क्या किया पता है? नंबर डायल किया, हम भारत के सबसे बड़े ढक्कनों के ढक्कन बोल रहे हैं। तब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो भैया पगला गया, इस चोटे कैसे पता चल गया? तुरंत अपने जासूस को बुलाया, पता लगाओ तो हमारी चुगली कौन कर रहा है। तब भैया पता क्या किया? जितने भी हमारे जासूस थे अगल बगल में जहां पर परमाणु बम बन रहा था, सबको खोज कर पाकिस्तान ने इतनी बेरहमी से काटा। तुम ही थे जो हमारी चुगली कर रहे थे कि उनकी आत्मा यूं निकल कर बोल रही थी किस ढक्कन को पीएम बनाया दिया रे। और भैया पता क्या किया? पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को खुश होकर निशाने पाकिस्तान दिया। जय हो देसाई बाबा की। अगर आपके जैसा पीएम भारत में आता रहे तो भारत यमराज की गोदी में यूं खेले, नू 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 नू। तो समझ रहे? ऐसे तो काम करके गए कौन? मोरारजी देसाई। तो समझ में आया? देख क्या जरूरत थी उसको चोटे को बताने की, मरा गए ना बेचारे। तो भैया आप बस्ती में टोटल कितनी
6 प्रकार की कैटेगरी, जिसमें से हमने पहली कैटेगरी समानता अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 12 से 18 तो आपको दिख रही है। आर्टिकल 12 में क्या था, मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई थी कि कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट ऐसा नियम कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। आर्टिकल 13 में क्या था, अलिपीकरण था कि कोई भी हवा में नहीं उड़ सकता, नहीं तो उड़ा दिया जाएगा। मतलब कि आपका अधिकार वहीं तक सीमित है जब तक कि दूसरे को तकलीफ नहीं हुई। अगर दूसरे को तकलीफ हुई तो तुम्हारी लीला वहीं समाप्त, इंस्टेंट समाप्त। मतलब कि अगर दूसरे को तकलीफ हुई तो तुम्हारा अधिकार घटा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। आर्टिकल 14 में क्या था, दो बातें कही गई थी कि कोई भी मतलब विधि की समक्ष समानता, मतलब कि कानून की नजर में सब बराबर, और दूसरी क्या थी, विधि का समान संरक्षण, मतलब कि आप सभी पर एक जैसा नियम कानून नहीं थोप सकते, मतलब कि आप सभी को एक जैसा दंड नहीं दे सकते। क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। सपोज 5 साल के बच्चे से मर्डर हो गया तो हम उसको फांसी पर लटका देंगे, नहीं, क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है। आर्टिकल 15 में क्या था कि आप किसी के साथ उसके धर्म, उसकी जाति, उसके लिंग, उसके वंश, उसके जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी की भलाई हो रही हो तब जाकर आप भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, तब उसको नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। आर्टिकल 16 में क्या था, लोक नियोजन में समानता, अर्थात सरकारी नौकरी में सबको बराबर समानता। आर्टिकल 17 में क्या था, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, ताकि कोई अपने आप को श्रेष्ठ न समझे, नहीं तो पता चला किसी ने अपने आप को अंदर ही अंदर यमराज घोषित कर लिया, आज से हम सभी के प्राण हरेंगे, क्या बात कर रहे हो, तब तो दिक्कत हो जाएगी भैया। तो भैया ये थी आपकी क्या, पहली कैटेगरी, आर्टिकल 12 से 18 तक समानता का अधिकार। अब हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए आर्टिकल 19, देखिए आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये गया ना तो संविधान लगड़ा कर चलेगा, अर्थात इंसान लगड़ा कर चलेगा, इंसान ना एकदम गूंगा बहरा होकर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आर्टिकल 19 हमें इतनी स्वतंत्रता देता है, इतनी स्वतंत्रता देता है कि आप एक हवाई जहाज, एक हेलीकॉप्टर की तरह उड़ सकते हो। मैं चली प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं चली, और चलते चलते किसी के रूम में घुस गए, क्या हो रहा हो महाराज, अरे रे रे रे, हम दो हमारे होने दोगे कि नहीं भैया, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है यार, कोई समझाओ उस चोटे को। आर्टिकल 19 इतनी स्वतंत्रता थोड़ी देता कि आप किसी के बेडरूम में घुस जाओ। देखिए आर्टिकल 19 हमको 7 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। देखिए 19 के 1 में कहा गया है कि आपको अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है। अब भैया यहां पर लोगों को क्या लगता है कि आर्टिकल 19 का 1 हमको सिर्फ बोलने, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आजादी देता है, तो भैया ऐसा नहीं है। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, दुख, दर्द, भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, दर्द, जो कुछ भी, सब कुछ तुम खोल के रख सकते हो, मतलब कि सब कुछ तुम बयां कर सकते हो। सपोज तुमसे तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ दिया तो तुम भी उसका दिल तोड़ सकते हो, जा तुझे माफ किया, हम भी तुमसे बात नहीं करेंगे, क्या बात कर रहे हो, हाँ दिल मेरा तोड़ दिया उस छोटू ने, हम भी बात क्यों करें, है कि नहीं। ये नहीं कि उसका थोबड़ा तोड़ दो, या तूने हमारा दिल तोड़ा, हमारा कले मुंह में हाथ डालकर कलेजा बाहर निकाल दिया, किधर है तेरा दिल, भाई गलत हो जाएगा भाई साहब। ये सपोज तुमसे किसी ने काला कौवा कह दिया तो तुम भी अपना मुंह फुला सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 19 का 1 आपको भी मुंह फुलाने की स्वतंत्रता देता है। आजकल की नई नवेली दीदियां होती है ना, उनको देखना आर्टिकल 19 के 1 के बारे में अच्छी तरीके से पता होता है, बात बात पर मुंह फुला लेती, तनी उनसे बोलकर देखिए चाय में शक्कर कम है, भैया तुरंत माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, काश मैं इसको किसी कोपचे में ले जाके पहुंच पाती। तो समझ में आया। सपोज तुमको किसी नेता विधायक का काम पसंद नहीं आया, अब आपको भयानक गुस्सा आ रहा होगा, कैसे किस पर उतार, कैसे निकाल, आपने एक बड़ा सा पुतला बनाया रावण की तरह, फूंक दिया। अब किसी ढक्कन ने आपके खिलाफ क्या कोर्ट में केस कर दिया, महाराज उसने नेता को फूंक दिया, कोर्ट ने तुरंत आपको बुलाया, क्यों रे नेता क्यों फूंका, तो आपने कहा महाराज हमने नेता को नहीं फूंका, हमने तो उसका पुतला फूंका। अच्छा पुतला क्यों फूंका, क्योंकि आर्टिकल 19 का 1 बोलता है, क्या बोलता है कि अगर आपको किसी का मतलब नेता विधायक का काम पसंद नहीं आता तो आप उसका पुतला फूंक सकते हो, मतलब विरोध कर सकते हो। तो भैया आर्टिकल 19 का 1 आपको पुतला फूंकने या विरोध करने की भी स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 का 1 आपको बोलने की आजादी देता है। ये तो भैया बहुत नॉर्मल सी चीज है कि आप किसी से भी कुछ बोल सकते हो, तो क्या आप किसी को भी घर आने लग जाओगे, राह चलते आदमी को रोककर, ओए रोक मुझे तुझे गाली देना है, घर आना है, तो भैया आर्टिकल 19 उसे भी तो सम्मान पूर्वक मतलब आजादी, जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। आप ऐसे ही किसी को नहीं कर सकते। देखिए अब आर्टिकल 19 आपको बोलने की आजादी देता है, पूछने की भी आजादी देता है, तो भैया ये क्या
पूछने की आजादी भी देता है। बताओ तो तुम्हारा मेरे और मेरे पड़ोसियों के अलावा किस किस चीज से कर है? वो चाहेगी तो बता देगी, नहीं तो मौन धारण कर लेगी, क्योंकि भैया आर्टिकल 19 का एक मौन धारण करने की भी स्वतंत्रता देता है। तो भैया आर्टिकल 19 का एक आपको बोलने, बतियाने, मुंह फुलाने, गुस्सियाने, पुतला फूंकने, झंडा लहराने, मौन धारण करने, यहां तक कि इशारा करने की भी स्वतंत्रता देता है। तो क्या आप किसी को भी इशारा करने लग जाओगे? अरे भैया मार मार के ना थोड़ा तोड़ देगी, हाँ इशारा करो, अपनी बातें करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रहे आप देश की एकता, अखंडता, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही कुछ बोल सकते। आप देश की सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, ना ही कर सकते। आप किसी के आत्मसम्मान मतलब कि मोरल को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते। कोर्ट ने आपको बुलाया, आप नहीं गए, तुम्हारा बाप नहीं गए तो कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारे बाप का भी बाप है, उल्टा टांग देगा। समझ में आया? आप कानूनी व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर या सार्वजनिक व्यवस्था को खराब नहीं कर सकते। आप विदेशी संबंधों को खराब नहीं कर सकते। मान के मतलब आप किसी को जबरदस्ती में घरे आ रहा है, कोई विदेशी संबंध आप खराब नहीं कर सकते। आप कोई भी अनैतिक ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो आपको क्या कर मतलब कि जो देश की एकता, अखंडता या किसी दूसरे को तकलीफ देता होगा। अब देखिए आर्टिकल 19 के 2 में कहा गया है, अगर आप अच्छा खासा बोल लेते हैं। देखिए आर्टिकल 19 का एक कहता है आपको बोलने की आजादी है, 19 का 2 कहता है अगर आप अच्छा खासा बोल लेते हैं तो बैठ जाइए भैया कहीं भी तंबू गाड़ कर, मैं बाबा टिल्लू डिटेक्ट फ्रॉम टांग पर, मतलब आप सभा कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे सभा में कोई भी हथियार लेकर नहीं बैठ सकता, नहीं तो पता चला कोई AK-47 लेकर बैठा है, कोई तलवार लेकर बैठा है, कोई ग्रेनेड लेकर बैठा है, कोई बम लेकर बैठा है, कोई अपने आप में एटम बम है, तब तो दिक्कत हो जाएगी भैया। कहीं फटफटा गया तब तो आप सभा कर सकते, लेकिन सभा में कोई भी हथियार लेकर नहीं बैठ सकता। अब देखिए भैया 19 का 3 क्या कहता है, अगर आपकी बातों से मतलब आपकी मीटिंग से कोई सहमत हो जाता है, मतलब कि आपकी बातों में कोई आ जाता है, तो संगठन एसोसिएशन बना लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ध्यान रहे संगठन एसोसिएशन लीगल होना चाहिए, नहीं तो पता चला आतंकवादी नक्सलाइट संगठन बन के तैयार हो रहा है, देश को तबाह करना। अरे भैया देश को तबाह करना, सुप्रीम कोर्ट बैठा उल्टे लटका देगा। तो भैया आप संगठन बना सकते हो, लेकिन आप ऐसा संगठन नहीं बना सकते जो देश की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाए। अब देखिए 19 के 4 में कहा गया है कि आपको चारों ओर घूमने की आजादी है, आपको चारों ओर भ्रमण करने की आजादी है। तो क्या आप किसी के थोबड़े में घुस जाओगे, हटो तो मुंह खोलो तो हम आ रहे हैं घूमने के लिए, अरे भैया वहीं कचर के रख देगा। सपोज बॉर्डर पर चल रहा है युद्ध, हटो तो हमको देखना, अरे भैया सेना का अपना रूल होता है, मार मार के ना नक्शा मार देगा, थोबड़ेगा। क्या करिएगा, उनसे जाकर कहिएगा हमको सेना मना कर दिया, क्या करिएगा, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हमको सेना ने घूमने से मना कर दिया। सेना का अपना रूल होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे ना तो सुप्रीम कोर्ट आपको वहीं उल्टा टांग देगा। समझ में आया? अब देखिए 19 का 5 कहता है, देखिए 19 का 1 कहता है कि आपको बोलने की आजादी, 19 का 2 कहता है अगर आप अच्छा खासा बोल लेते हैं तो मीटिंग सभा कर लीजिए, सभा। 19 का 3 कहता है अगर आपकी सभा से, आपकी बातों से कोई सहमत हो जाता है तो संगठन बना लीजिए। 19 का 4 कहता है चारों ओर घूमने चले जाइए। 19 का 5 कहता है अब घूमने के लिए अगर आपका वही मन कर गया, मतलब कि वही रहने का मन हो गया तो आप वहीं बस जाइए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप राष्ट्रपति की खोपड़ी में बस जाओगे? हमको 19 का 5 कहता है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। तो भैया आपको देख, वो बेचारा वैसे ही परेशान रहता है यार। तो 19 का 5 कहता है आपको भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है। देखिए 19 का 1 कहता है आपको बोलने की आजादी, 19 का 2 कहता है अगर आप अच्छा खासा बोल लेते हैं तो सभा कर लीजिए। 19 का 30 कहता है अगर आपकी सभा मीटिंग से कोई सहमत हो जाता है तो आप संगठन बना लीजिए। 19 का 4 कहता है चारों ओर घूमने चले जाइए। 19 का 5 कहता है बंद करे तो वहीं बस जाइए। 19 का 6 कहता है भैया बसने के लिए संपत्ति, जमीन, भूमि तो लगेगी ना, तो संपत्ति खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिए, देखिए भैया ये जो संपत्ति है 19 के 6 में, ये कौन सी संपत्ति जो आपने खरीदी वो संपत्ति, और इसकी एक अलग ही कैटेगरी इससे पहले हमने आपको बताया था 31 में, इन दोनों को खत्म कर दिया मतलब मूल अधिकारों से हटा दिया और कानूनी अधिकार बना दिया, मतलब खत्म नहीं किया गया, हटा दिया गया है। अब आपसे आपकी संपत्ति कोई व्यक्ति, पब्लिक जनता नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार छीन सकती है। तो 19 का 6 भी चला गया। अब देखिए 19 का 7 क्या कहता है, अगर देखिए 19 का 1 कहता है आपको बोलने की आजादी है,
उन दो कहता है अगर आप अच्छा खासा बोल लेते हैं सवा कर लीजिए। 19 का 3 कहता है सवा अगर आपकी मीटिंग से कोई सहमत हो जाता है संगठन बना लीजिए। 19 का 4 कहता है घूमने चले जाइए। 19 का 5 कहता है मन करे तो वहीं बस जाइए। 19 का 6 कहता है बसने के लिए संपत्ति खरीद लीजिए। 19 का 7 कहता है भैया बसने के लिए और मतलब निवास करने के लिए संपत्ति तो आपने खरीद ली, अब घर चलाने के लिए कोई भी धंधा व्यवसाय कर लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन पता चला कोई बिजनेस वो गांजा बेचने लग गया, कोई मानव तस्करी करने लग गया, कोई कह रहा है अफीम ले तो दिक्कत हो जाएगी भैया। ये देश की अखंडता एकता के खिलाफ है। तो समझ रहे हैं ना आप, ऐसा कोई भी इलीगल प्रोफेशन नहीं कर सकते जो इस देश को मतलब अलाउ नहीं करता। आप किराने की दुकान खोल लीजिए, कपड़ों की दुकान खोल लीजिए, जूता चप्पल की दुकान खोल लीजिए, कोई भी लीगल मतलब ऐसा प्रोफेशन कर लीजिए जो मतलब अलाउड है। आप ऐसा कोई भी वो नहीं कर सकते। तो देख रहे हैं आप कितना बेहतरीन ढंग से सजाया हमारे संविधान बनाने वालों ने। 19 का 1 कहता है आपको बोलने की आजादी। 19 का 2 कहता है अब अगर आप अच्छा खासा बोल लेते हैं तो सभा मीटिंग कर लीजिए, असेंबली मतलब समझ रहे हैं। 19 का 3 कहता है आप अगर आपकी सभा आपकी मीटिंग से कोई सहमत हो जाता है तो संगठन बना लीजिए। 19 का 4 कहता है चारों ओर घूमने चले जाइए। 19 का 5 कहता है अगर मन करे तो वहीं बस जाइए। 19 का 6 कहता है अगर बसने के लिए संपत्ति खरीदी। 19 का 7 कहता है धंधा व्यवसाय करने लग जाइए, क्या दिक्कत। लेकिन ध्यान रहे आप एकता अखंडता खिलाफ नहीं जा सकते, आप देश की सुरक्षा खिलाफ नहीं जा सकते, आप किसी के आत्मसम्मान मोरल को ठेस नहीं पहुंचा सकते, या आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, आप विदेशी संबंधों को खराब नहीं कर सकते, आप लॉ एंड ऑर्डर सार्वजनिक व्यवस्था को खराब नहीं कर सकते, आप कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकते जो देश की एकता अखंडता या किसी दूसरे को तकलीफ दे। अब आप जरा सोचो अगर आर्टिकल 19 गया क्या होगा। ना भैया आप बोल पाओगे, ना बतिया पाओगे, ना अपना मुंह खुला पाओगे, ना गुस्सिया पाओगे, ना आप इधर उधर घूमने जा पाओगे, ना आप किसी का विरोध कर पाओगे, ना भैया अपनी वाली को इशारा कर पाओगे, क्या होगा। इसीलिए इसको संविधान की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि भैया अगर ये सब चला गया ना तो समझो इंसान का क्या चला गया, वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड, बैकबोन चला गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संविधान की रीढ़। समझिए अगर ये चला गया तो पूरी स्वतंत्रता चली जाएगी। आप ना ही किसी से कुछ बोल पाओगे, ना बतिया पाओगे, ना इशारा कर पाओगे, ना ही आप किसी नेता विधायक का विरोध कर पाओगे, ना गुस्सा पाओगे, ना मुंह खुला पाओगे, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संविधान की रीढ़, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं हम आर्टिकल 20। ठीक है, देखिए आर्टिकल 20। देखिए भैया अगर हमारे संविधान में सबसे ज्यादा पावरफुल आर्टिकल कोई है तो भैया वो आर्टिकल 20 और 21 है। क्यों? क्योंकि भैया ना तो राष्ट्रपति इनको सस्पेंड कर सकते, मतलब कि ना ही राष्ट्रपति इन पर टेम्पररी रोक लगा सकते, ना ही इनको संसद कभी भी प्रतिबंधित टर्मिनेट कर सकती है। भले ही दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, भले ही भारत में कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी भी टर्मिनेट सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए इनको ध्यान समझिए, ये बहुत पावरफुल है। देखिए इसमें क्या कहा गया, दो सिद्धि में संरक्षण, मतलब कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, मतलब कि किसी व्यक्ति पर एफआईआर हो जाने से या किसी व्यक्ति पर मुकदमा चल जाने से वो दोषी नहीं हो जाता जब तक कि कोर्ट उसको दोषी न ठहरा दे। इसलिए आपने देखा होगा जब भी पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार अरेस्ट करते हैं तो इसके चेहरे को ढक देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनको अच्छी तरीके से पता होता है हम जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं ना वो पता नहीं दोषी है कि नहीं। इसलिए इसको ध्यान समझिए। देखिए इसमें 3 बातें कही गई हैं। सजा अपराध के समय के कानून के आधार पर, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब कि व्यक्ति ने जिस समय कांड किया आप सजा उसको उसी समय के कानून के आधार पर दे सकते हो। पहले क्या कानून था या बाद में क्या कानून आया उसके आधार पर नहीं। नहीं तो पता चला आज किसी ने किसी का बटुआ चोरी कर लिया, अब भैया बाबर के समय तो बटुआ चोरी करने पर या चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते, तो क्या हम उसके हाथ काट देंगे। या सपोज आज 2026 में किसी ने किसी का थोबड़ा तोड़ दिया, आज भैया थोबड़ा तोड़ने पर 2 साल की जेल है। अब पता चला लंबा खिंच गया मुकदमा, 5-6 साल खिंच गया, तब तक कानून बदल गया, लेतरी की हो गया कांड। अब भैया मुंह तोड़ने पर टांग काट दी जाएगी, तो क्या हम उसकी टांग काट देंगे? तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। आपको सजा उसी समय के अपराध की, मतलब जिस समय आपने कोई कांड किया ना उसी समय के कानून के आधार पर आपको क्या सजा दी जा सकती है। पहले क्या कानून था या बाद में क्या कानून आया उसके आधार पर नहीं। अब देखिए इसमें दूसरी बात क्या लिखी गई कि एक अपराध एक सजा, मतलब डबल जियोपार्डी, मतलब ये आपको है ना दोहरे दंड से बचाता है। देखिए इसमें क्या गया, देखिए कभी कभी क्या होता है कि सपोज आपने 2026 में कोई कांड किया, आपको जेल हो गई 7 साल की, आपने किसी का घर फूंक दिया था, आप छूट गए 2033 में। 2026 में कांड किया, 2026 और 7 साल की जेल हो गई, 2026 और 7 साल, 2033 में आप छूट गए। अब किसी ढक्कन ने, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया,
तू ही था जिसने 2026 में मेरी सेटिंग का घर फूका था, जिसमें उसके अब्बू और अम्मी चल बसे थे। अब भैया उसने आपको फिर से पकड़ लिया और पकड़ के चल चल के जज साहब के सामने ले गया। जज साहब ने महाराज ये वही है जिसने 2026 में मेरी सेटिंग का घर फूका था। जज साहब देखेंगे अच्छा ये वही है। वो बेचारा चिल्ला रहा है, अरे भैया मैंने उस केस की सजा कंप्लीट कर ली यार, दोबारा क्यों ले जा रहे हो मुझे। अब भैया जज साहब के सामने ये ले गया। अब जज साहब झाड़ेंगे पुलिस वाले को, क्यों रे ढक्कन, जब इसने उस सजा को, उस केस की सजा को कंप्लीट कर लिया तो दोबारा इसको उठाकर क्यों ले आया, लेके जा, इसको वापस लेके जा। लेकिन भैया यहाँ पर लोगों को क्या लगता है कि एक अपराध एक सजा का मतलब है। सपोज हमने कोई मर्डर किया, एक एमपी में कोई कर दिया, एक कर दिया यूपी में, एक कर दिया छत्तीसगढ़ में, एक कर दिया हरियाणा में। अब भैया मर्डर ही तो किया है, अपराध तो एक ही है। सब सपोज मर्डर करने पर 10 साल की जेल है तो 10 साल की तो जेल होगी, 20-25 ठो और कर देते हैं। तो उनको क्या लगता है एक ही केस है, ये एक केस नहीं है भैया, एक केस है। एक मर्डर लगेगा आपको एमपी वाला, एक यूपी वाला, एक छत्तीसगढ़ वाला, एक हरियाणा वाला। तो इस कंडीशन में ये केस थोड़ी है। अब इनकी क्या करेंगे तो इनकी सजा को मर्ज कर देंगे तो हो सकता है आपकी सजा बढ़ जाए या आपको फांसी दे दी जाए। तो भैया एक केस थोड़ी है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है, एक अपराध एक सजा का मतलब सिर्फ ये होता है, अगर आपने 2026 में कोई कांड किया और उस केस की आपने सजा कंप्लीट कर ली, उसकी केस के मामले में दोबारा आपको सजा नहीं सुनाई जा सकती। अब लोगों को क्या लगता है, वो फिल्मी दुनिया में चले जाते हैं लोग कि एक अपराध एक सजा का मतलब मर्डर 20-25 ठो और कर देते, एक ही अपराध है, सजा क्या होगी 10 साल की होगी। तो ऐसा नहीं है भैया। अब देखिए इसमें तीसरी बात क्या लिखी गई है कि आप खुद के खिलाफ, कि आप स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। मतलब कि कोई भी आपको आपके ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्वयं का बचाव। इसलिए जब भी कोई पुलिस वाला आपको पकड़कर धोए, उठा पटके, बता तूने किया, हाँ भैया हमने किया, तुरंत कबूल लीजिएगा, हमने तो किया महाराज, और हमारे अलावा कौन कर सकता है, हमने तो किया है मर्डर। अब भैया वो तुमको ले जाएगा कहाँ, चुपचाप उठाकर कोर्ट जज साहब के पास, वहां जाकर बोल दीजिए हमने नहीं किया है। हाँ पुलिस वाला बेचारा बाहर खड़ा होगा, सुन के पगला जाएगा, बताओ छोटा स्टेशन पर बोल रहा था हमने किया, हमारे अलावा कौन कर सकता है, यहाँ बोल रहा है हमने नहीं किया। अब भैया जज साहब बुलाएंगे किसको, पुलिस वालों को, कहा छोटा अच्छा जा। अब कहा छोटा तू तो बोल रहा था इसने किया, ये तो बोल रहा है हमने नहीं किया। अब पुलिस वाला तुमसे कहेगा कहा छोटा तू स्टेशन पर क्या बोल रहा था, हमने किया है, हमारे अलावा कौन कर सकता है, सीना ठोक ठोक कर बोल रहा था, यहाँ क्या बोल रहा है हमने नहीं किया, वो तो आप हमको पेल रहे थे ना इसलिए बोल दिया। अब भैया जज साहब लेंगे पुलिस वाले खबर, कहा रे ढक्कन तू इसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर कर रहा था, मतलब आर्टिकल 20 का उल्लंघन, तू उसे उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर कर रहा था, तुझे आजीवन तक सस्पेंड किया जाता है। देख रहा है विनोद क्या से क्या हो जाता है। तो देखा आर्टिकल भैया कितना पावरफुल है। अब आप जरा सोचो, अगर आर्टिकल 20 को राष्ट्रपति एक दिन के लिए भी सस्पेंड कर दे क्या होगा भैया, आपकी ही गवाही आपके ही खिलाफ कोर्ट में मान्य हो जाएगी। और भारत की पुलिस को तो आप जानते ही होंगे, अगर आपने ना किया हो ना, और अगर आपसे उगलवाना हो हाँ तूने किया, इतना फूटेगी कि आप तोते की तरह बोलोगे, कोर्ट में बोल दोगे ना कि हाँ हमने किया, भैया वो गवाही आपके खिलाफ कोर्ट में सबूत हो जाएगी। अब उसी के आधार पर आपको दोषी ठहराकर जेल में ठूंस दिया जाएगा। इसीलिए भैया इसको ना तो राष्ट्रपति कभी टर्मिनेट कर सकता है ना ही सस्पेंड कर सकता है। क्यों, अगर ये टर्मिनेट या सस्पेंड हो गया तो खुद की खिलाफ खुद की गवाही कोर्ट में क्या हो जाएगी, एक सबूत बन जाएगी। और भारत की पुलिस को तो आप जानते ही होंगे, आपने किया हो अपराध या ना किया हो, आप तोते की तरह बोलोगे हाँ महाराज हमने ही किया है, हमको फांसी दे दो। तो समझ रहे हैं आप। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं हम आर्टिकल 21 के बारे में, ठीक है। देखिए आर्टिकल 21 में क्या कहा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण का मतलब लाइफ, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब पर्सनल लिबर्टी, शरीर की स्वतंत्रता, तन की स्वतंत्रता, हमारे इस खाल हमारे इस चमड़े की स्वतंत्रता, आपसे आपके प्राण, आपसे आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इस चमड़े की स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता सिवाय ऊपर वाले और नीचे कोर्ट को छोड़कर। आप भी नहीं, अगर आप भी अपनी जान लेना चाहें तो नहीं ले सकते, अगर ले लिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया, आप तो चले बसे, किस पर होगा। लेकिन अगर बच गए तो आपके ऊपर भी केस ठोका जाएगा आईपीसी की धारा 309 के तहत। पता छोटा क्यों मरने जा रहा, मर नहीं सकता तू, तेरे को जिंदा रहना पड़ेगा, मर नहीं सकता तू। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 21 तेरे को सिर्फ जिंदा रखने, जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, मरने की नहीं। लेकिन वर्तमान में इसको खत्म कर दिया गया है।
309 जो धारा है उसको खत्म कर दिया गया है। अगर आज की डेट में कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, मतलब मरने की कोशिश करता है, अगर मर गया तो सारे झमेले खत्म, लेकिन अगर बच जाता है तो अब आपको पुलिस जेल में नहीं डालती, मतलब आपको अपराधी नहीं माना जाता, बल्कि हेल्थ केयर सेंटर, अस्पताल पहुंचाया जाता है। देखिए पहले क्या होता था, जब आईपीसी की धारा 309 होती थी तो इसमें क्या होता था, अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड करता, मतलब मरने की कोशिश करता था, अगर मर जाता था तो सारा झमेले खत्म हो जाता, लेकिन अगर बच जाता था तो पुलिस क्या करती थी, उसको उठाकर उसको जेल में डाल देती, उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोर्ट भी समझता है बेचारा बीवी से झगड़ा हुआ होगा, बेचारा डिप्रेशन में होगा, इसलिए छुट्टा मरने जा रहा था, हम क्यों उसको जबरदस्ती अपराधी घोषित करें जेल में ठूसे, क्या जेल में इतना जगह है? तो अब आपको अपराधी नहीं माना जाता, बल्कि तनावग्रस्त डिप्रेशन का शिकार समझा जाता है, या मनी प्रॉब्लम हो सकती, कोई भी समस्या हो सकती, इसलिए छोटा मरने जा रहा था, हम क्यों उसको जबरदस्ती अपराधी घोषित करके जेल में ठूसे, बल्कि इसको हेल्थ केयर सेंटर या अस्पताल पहुंचा दे, तो वो ठीक है। देखिए आर्टिकल 21 बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत बड़ा है, इसमें कई अधिकार छुपे हुए आपके प्राण और आपकी लाइफ पर और पर्सनल लिबर्टी को लेकर, इसलिए हम पहले क्या प्राण लाइफ को समझ जाते हैं, बाद में पर्सनल लिबर्टी को देखेंगे। देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है, आपसे आपके प्राण, आपसे आपकी लाइफ कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। अब आप एक बात बताइए, आप बिना हेलमेट के चलते हो नहीं, आप वहां पर अपनी ही लाइफ छीनने की कोशिश कर रहे होते कि नहीं? इसलिए पुलिस वाले आपको रोक कर क्या कहते हैं, महाराज बाबू भैया पहन लीजिए हेलमेट। जब आप नहीं पहनते तब जाकर वो आपका चालान काटते। और आपको क्या लगता है, पता नहीं छोटा इनको क्या तकलीफ होती है, हमारी लाइफ हमारी मर्जी, हम हेलमेट पहने या ना पहने। तो भैया आर्टिकल 21 कहता है तुम मर नहीं सकते, तुमको जिंदा रहना पड़ेगा। अब भैया उनकी मजबूरी हो जाती है तुमको हेलमेट सीट बेल्ट पहनाना, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है सबको जिंदा रखता है, लेकिन किसी का घर भी तो नहीं चल पाता। अगर 100-200 रुपए मिल जाएंगे तो सारे हमारे बीवी बच्चे आपको दुआएं देंगे भैया। तो देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है, तुम मर नहीं सकते, तुमको जिंदा रहना पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए, आप जिंदा कब रह पाओ, जब आपको बेहतरीन पर्यावरण मिलेगा, जब आपको बेहतरीन ऑक्सीजन मिलेगा। अरे भैया अपनी दोनों नकियों को छोड़ करके किसी देसी चूल्हे में घुसेड़ दीजिए, क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं भैया, धुएं से ही मर जाओगे। इसलिए देखना आपको गली गली में क्या पीयूसी वाले देखने को मिलते होंगे, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। अगर आपकी गाड़ी से क्या काला काला धुआं निकल रहा होगा, तुरंत उसको जब्त कर लेंगे या बड़ा चालान काट देंगे। क्यों? क्योंकि भैया आर्टिकल 21 कहता है सबको जिंदा रखना है। और सब जिंदा कब रह पाएंगे, जब उनको बेहतरीन पर्यावरण मिलेगा, जब उनको बेहतरीन ऑक्सीजन मिलेगा। आप धुएं में जिंदा रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे ना। अगर आपको बेहतरीन पर्यावरण नहीं मिल रहा तो भैया आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, आप केस कर सकते हो। अब देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है, आपसे आपके प्राण, आपसे आपकी लाइफ कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। अब आप एक बात बताइए, आप चल रहे हो किसी सड़क पर बैल की तरह, ऊंट की तरह, अब भैया पीछे से आया कोई धक्का नहीं, 120 की स्पीड में आपको ठोक दिया, आप मर गए ऑन द स्पॉट। उसने तो भैया आपकी क्या लाइफ छीन ली। जबकि आर्टिकल 21 क्या कहता है, आपसे आपके प्राण कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। उसने तो आपकी लाइफ छीन ली, अब उस पर भी लापरवाही का केस लगेगा। समझ रहे ना? अब देखिए तो भैया आर्टिकल ओवरऑल यही कहता है, आपसे आपके प्राण, आपसे आपकी लाइफ कोई नहीं छीन सकता। अगर आप भूखे मर रहे हो तब भी भैया आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और अगर आपको बेहतरीन पर्यावरण नहीं मिल रहा तब भी भैया आर्टिकल 21 को उल्लंघन है। अगर आपको बेहतर पानी नहीं मिल रहा तो भी भैया आर्टिकल 21 का उल्लंघन। देख रहे हैं इंदौर को एमपी के नंबर 1 पे आता है साफ सफाई के मामले में, लेकिन आज 50 से ज्यादा बच्चों की जानें चली गई गंदा पानी पीने से। जब नेता से पूछा गया कैसे हो गया, हमको नहीं पता, घंटा जवाब दिया, घंटा। देख रहे हो यहाँ तो भैया सरेआम आर्टिकल 21 का कत्ल कर दिया गया, सरेआम। तो समझ में आ रहा है? तो भैया आर्टिकल 21 एक तरफ तो कहता है आपसे आपके प्राण, आपसे आपकी लाइफ कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं छीन सकते, आपको जिंदा रहना पड़ेगा किसी भी हालत में। अब देखिए इसी में निष्क्रिय मृत्यु भी शामिल है। निष्क्रिय मृत्यु का मतलब आप किसी को जबरन जिंदा नहीं रख सकते, नहीं तो पता चले बेचारा तड़प रहा है कोई मरने के लिए, तुम उसको नकियों में मुटका पाए ठूस के रखे हो, नहीं तेरे को जिंदा रहना पड़ेगा। देखिए कभी कभी होता है, अगर कोई इंपोर्टेंट पर्सन होता है, पैसे वाला होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती मशीनों गोली दवा पर जिंदा रखते हैं। तो भैया ये गलत है। आर्टिकल 21 उसको भी तो गरिमापूर्ण मरने का अधिकार देता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो भैया आर्टिकल ये थी हमारी क्या लाइफ प्राण। अब देखते हैं हम पर्सनल लिबर्टी, इस चमड़े की स्वतंत्रता क्या होती है। देखिए ये कहता है
आपकी जिंदगी आप जैसा जीना चाहते हो वैसा जी सकते हो, आप कोई रोकने वाला नहीं। आपका मन आपको गटर में सोना है गटर में सोइए, आपका मन नाले में नहाना नाले में नहाइए, आपका मन बिल्कुल नहीं नहाना बिल्कुल मत नहाइए, कोई रोकने वाला नहीं। आपका मन विदेश घूमने जाना है चले जाइए, आपका मन किसी को चांद पे लेके जाना है तो ले जाइए अगर वो जाना चाहती है, आपका मन अगर सूर्य पे लेके जाना है अगर वो जाना चाहती है तो ले जाइए, जल के मर जाइए, क्या दिक्कत है। तो भैया ओवरऑल ये कहता है आपकी शरीर की स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता, आप कुछ करते रहिए, बस देश को या किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए, फिर आप कुछ कुछ भी करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका कोई जबरदस्ती ब्याह नहीं करा सकता, आप अपनी पसंद का शादी कर सकते हो, आप विदेश जा सकते हो, आप अकेले में रह सकते हो, सबके साथ रह सकते हो। आप इसी में देखिए क्या है, निजता प्राइवेसी का अधिकार है। अगर आपकी कोई निजता प्राइवेसी है, अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते बिल्कुल मत बताइए, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं पूछ सकता बता छोटू तेरा मेरे अलावा किस किस से चक्कर है, वो बताना चाहेगी तो बता देगी, नहीं तो मौन धारण कर लेगी आर्टिकल 19 के 1 के तहत, नहीं तो गुस्से जाएगी मुंह फुला लेगी, नहीं तो कोर्ट चली जाएगी। महाराज हमारा बाबू हमसे जबरदस्ती हमारी प्राइवेसी छीनने की कोशिश कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उल्टा टांग देगा। भैया ये उसकी निरंतरता है, प्राइवेसी है, भले ही आपकी बीवी है आप उससे उसकी प्राइवेसी नहीं छीन सकते, भले ही इस आधार पर आप उसको तलाक दे दो, हम आराम से दे देंगे, कोर्ट कहेगा हम आराम से दे देंगे, लेकिन आप उसकी निजता प्राइवेसी नहीं छीन सकते। तो भैया ये आर्टिकल 21 था। आर्टिकल 20 और 21 को ना तो सस्पेंड किया जा सकता है ना ही टर्मिनेट किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को लेकर। अगर इसको एक दिन के लिए राष्ट्रपति या संसद टर्मिनेट सस्पेंड कर दे तो क्या होगा, समझ रहे हैं, आपकी लाइफ कोई भी छीन कर चला जाएगा, रोड पे धह के चला जाएगा, मरते रह जाओगे, आपको भूख से मार दोगे या आपको जबरन मशीनों पर जिंदा रख दिया जाएगा। तो समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। ना ही आप फिर विदेश घूमने जा पाओगे, इसको बैन कर दिया, ना ही आप अपनी पसंद का शादी कर पाओगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी नहीं ना ही आपकी कोई प्राइवेसी होगी, आप किसी का थोड़ा पकड़ के बता जबरदस्ती पूछ लेगा तो क्या कर पाओगे आप। तो कितना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21। अब देखिए आर्टिकल 21 में एक अलग से आर्टिकल 21 का जोड़ा गया, इसको बाद में जोड़ा गया है 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जो लागू है, मतलब प्रभावी है 2010 से। देखिए इसको सस्पेंड टर्मिनेट दोनों किया जा सकता है। देखिए आर्टिकल 20-21 को टर्मिनेट सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 21 के का को टर्मिनेट और सस्पेंड दोनों किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये उनका मूल अधिकार होगा। देखिए ये जो बात करता है केवल 6 से 14 साल के बच्चों की बात करता है। देखिए इसलिए आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको मिड डे मील मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, किताबें फ्री मिलती है, सब कुछ फ्री मिलता है। लेकिन जो इसमें क्या है कि हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बात ही नहीं करती, इसलिए उनको कुछ नहीं मिलता। तो समझ में आया ना, ये केवल शिक्षा की बात करता है। और कब, मतलब जो 6 से 14 साल के बच्चा होगा उसको फ्री दी जाएगी, सब कुछ फ्री दिया जाएगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं इस कैटेगरी का राइट टू फ्रीडम का लास्ट आर्टिकल 22 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आर्टिकल 22, देखिए आर्टिकल 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए इसमें क्या कहा गया, गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, मतलब कि गिरफ्तारी से संरक्षण। लेकिन भैया इसका मतलब ये नहीं कि सबको संरक्षण देना, सबको गिरफ्तारी से बचाना है। भैया जिसने अपराध नहीं किया ना उसको गिरफ्तारी से बचाना है, उसको संरक्षण देना। अगर सबको संरक्षण मिलने लगे तो हो गया काम। कोर्ट किस लिए, पुलिस किस लिए। देखिए आर्टिकल 22 में 4 बातें कही गई, ध्यान समझिए। गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट दिखाना अनिवार्य है, तभी पुलिस आपको जाकर क्या कर सकती, गिरफ्तार कर सकती है। अगर गिरफ्तार करने आई है तो पूछताछ के लिए आई है, बुलाया है तो भैया कोई जरूरत नहीं वारंट की, बिना वारंट के पूछताछ कर सकती है। इसको कहा जाता है क्या, अपील। आपको गिरफ्तारी से पहले क्या दिखाया जाएगा, वारंट। देखिए वारंट कब जारी होता है, अगर अपराध बड़ा हुआ तब एफआईआर के आधार पर ही वारंट जारी हो जाता है। अगर अपराध बड़ा होता है तो एफआईआर के आधार पर ही वारंट जारी होता है। कौन जारी करता है, जिले का एसपी दे देता है या कोर्ट जारी करता है। एसपी वाला उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन भैया अगर कोर्ट ने जारी कर दिया तो भारत की पुलिस आपको वहां से भी उठा ले आएगी, यमराज के घर से। तुम बाद में फैसला करना, अभी नीचे होगा नीचे। अब देखिए इसमें दूसरी बात क्या कही गई, अगर आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया, मतलब कि अगर आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, मतलब कि पुलिस ने, तो भैया उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय कोर्ट ले जाना अनिवार्य है। नहीं तो पता चले पुलिस 1 हफ्ते से थाने में रख के कूट रही, गलत है। इसको कहा जाता है दलील। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें इन 24 घंटे में छुट्टी का दिन काउंट नहीं होता। जैसे कि सपोज किसी को गिरफ्तार किया सैटरडे को, अब भैया बीच में पड़ गया संडे, लेत्री की हो गई कांड, भैया संडे को जज साहब मजिस्ट्रेट बैठते ही नहीं, बहुत पिटाओगे। हालांकि मारती नहीं पुलिस जल्दी, लेकिन काम ही ऐसा करोगे तो मारेगी। इन 24 घंटे में रास्ते के ले आने और ले जाने का समय काउंट नहीं होता। जब पुलिस आपको घर से उठाती और स्टेशन तक
अटक लगती, एक वो समय, और जब स्टेशन से कोर्ट ले जाती एक वो समय। इसके अलावा पुलिस क्या करती, टाइम ही नोट नहीं करती, कब गिरफ्तार किया होगा सुबह के 10:40 पर, बताएगी रात के 10:40 पर। आप क्या कर लोगे भैया, जो सबूत होगा तभी तो आप कुछ उठा पाओगे। सबूत है नहीं, थोड़ा उठाया चले गए सुप्रीम कोर्ट उल्टा भगा है। आप क्या करिएगा, वीडियो बना लीजिएगा टाइम का और पब्लिक के सामने का, ठीक है। अब देखिए इसमें तीसरी बात क्या कही गई है कि आप अपनी पसंद का वकील रख सकते हैं। आपका मन, आप सुप्रीम कोर्ट का वकील रख लीजिए, अगर पैसा है तो क्या दिक्कत है। इसको कहा जाता है अपील दलील वकील कानून। 24 घंटे गिरफ्तारी से पहले आपको क्या दिखा जाएगा, वारंट। आपको 24 घंटों के अंदर कहां ले जाएगा, कोर्ट। आपको अपनी पसंद का क्या रखने दिया जाएगा, वकील। अब इसमें जो चौथी बात कही गई है उसको सुन के आप हिल जाओगे, लेकिन उससे पहले इन तीनों को अच्छे से डिटेल से समझिए। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट दिखाया जाएगा, 24 घंटे के अंदर न्यायालय कोर्ट ले जाएगा, आपको अपनी पसंद का वकील रखने दिया जाएगा। अब भैया यहीं से होती है क्या कहानी की शुरुआत। अगर अपराध छोटा होगा तो भैया जज साहब दे देंगे आपको सीधा बेल। एक पेपर पर लिखकर दो गारंटर रखी, थोड़ा बहुत पैसा भरिए, जितना बड़ा अपराध किए थे उसके हिसाब से पैसा भरना पड़ता है, तो आपको क्या मिलती है, बेल। अब उस कागज की पुंगी बनाकर जिसने आपको गिरफ्तार किया था ना, उसी के सामने पुंगू करिए, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर अपराध बड़ा हुआ था तो भैया अब जज साहब आपको नहीं देंगे क्या बेल, आपको सीधा भेज देंगे कहां, जेल। इसको 14-15 दिनों के लिए, इसको कहा जाता है न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी। कोर्ट की निगरानी में जेल, क्योंकि जेल किसके अंडर में काम करता है, कोर्ट की निगरानी में। तो आप कहां पहुंच गए, न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में। देखिए शुरुआती दौर में आपको जेल इसलिए भेज दिया जाता है अगर अपराध बड़ा हुआ था और आप बाहर रहे, धांधे सबूत मिटा दोगे, या नहीं तो विधायक के पैरों में गिर जाओगे, महाराज बचा लीजिए हम आपके ही आदमी हम रहे। नहीं तो विधायक तुरंत फोन लगाएगा किसको, दरोगा साहब को, हमरा आदमी हमरा, तू केस की लोगा ये नहीं वो तो हम ऐसे ही कह रहे थे, रख चोटा फोन। तो भैया शुरुआती दौर में आपको जेल इसलिए भेज दिया जाता है ताकि पुलिस को सबूत ढूंढने में आसानी हो, उस पर कोई दबाव ना बना सके। अब भैया पुलिस खंगालती है सबूत गवाह, एक दिन बीत गया उसको कुछ नहीं मिला, 2 दिन बीत गया उसको कुछ नहीं मिला, 3 दिन बीत गया उसको कुछ नहीं मिला, ऐसे करते करते भैया 14 दिन बीत गया उसको कुछ नहीं मिला। इधर तुम्हारा क्या हो गया, न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी कंप्लीट। उधर से तुम्हारा वकील चिल्लाएगा महाराज मेरे क्लाइंट का, मेरे मुवक्किल का जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत कंप्लीट हो गया, अब इसको बेल किया जाए। अब भैया जज साहब बुलाएंगे किसको, पुलिस वाले को, काय ढक्कन इधर तूने सबूत जुटा लिए, पता है इसको छोड़ दे कि नहीं, मतलब बेल दे देगी नहीं। नहीं 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 जज साहब इसको छोड़िएगा मत, इसने छोटा मोटा कांड थोड़ी किया, बड़ा कांड किया, किसी का घर फूंक दिया, 4 लोग जिंदा जल गए। अभी आप इसको छोड़ देंगे, धांधे सबूत मिटा देगा, या नेता विधायक से दबाव बनवाए, अभी आप इसको मत छोड़िए। अब भैया जज साहब आपको फिर से भेज देंगे कहां, जेल, न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में 14-15 दिनों के लिए। ऐसे करते करते भैया न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी 5-5 साल खिंच जाती है। हालांकि उतने दिनों को घटा दिया जाता है जिस दौरान आप न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में होते हो। जैसे कि सपोज आपको 7 साल की जेल हुई और आप पहले से ही रह चुके हो न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में 2 साल, तो 2 साल आपको हटा दिया जाएगा। इसको बाद में समझ जाए, इसको देखिए। तो आपको फिर से भेज दिया गया कहां, आपको जेल। अभी भी पुलिस सबूत ही जुटा रही है, उसको कुछ नहीं मिलता। अब जाएगी भैया पुलिस कहां, कोर्ट, जज साहब के पास। महाराज सबूत गवाह हमसे मिलने को व्याकुल है, वो हमसे कह रहे हैं हम यहाँ हैं, हमको उठा ले जाइए, लेकिन हमको उस आदमी की जरूरत है, तनिक दीजिए। तो भैया इसी को कहा जाता है क्या, पुलिस रिमांड। जब आप न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में हो, कोर्ट की निगरानी में जेल में हो और पुलिस आपको मांगने पहुंच जाए कहां, कोर्ट, जज साहब के पास, महाराज दीजिए। तो इसी को कहा जाता है क्या, पुलिस रिमांड। लेकिन वहां पर भी जज साहब टुकुर टुकुर आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, चोट ले जा तो रहे हैं, पक्का इसी को मार कूट कर इसी से उगलवाएंगे, इसलिए हम क्या करा लेते हैं, मेडिकल चेकअप। तो भैया पुलिस रिमांड से पहले आपका क्या होता है, मेडिकल चेकअप, ताकि पुलिस आपको पेल ना पाए। लेकिन भारत की पुलिस है भैया, जिस दिन लाती है ना उसी दिन पेल देती है, जिस दिन लाती है उसी दिन पेल देती है। ऐसी जगह मार मारती है कि चोटा लहरता फुल है, लेकिन पता ही नहीं चल पाता चोटा दर्द कहां से रहा। बड़का पाइप होता है प्लास्टिक का, हथेलियों पर, पैरों के पंजों पर, पीठ पर, पेट में चिमटियां लेती, बर्फ पे लिटा देती, हड्डियों में लगने नहीं देती। अगर गलती से कहीं लग भी गया तो बोल देती है चोटा भगने की कोशिश कर रहा था, हम क्या करें। तो भैया ये भारत की पुलिस है, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता साहब, ठीक है। तो आपको भैया जिस दिन पुलिस लाती है उसी दिन पेल देती है, ताकि उसको एक अच्छा खासा समय मिल जाए 14-15 दिन के लिए उसका जख्म भरने के लिए। अब देखिए
जिस दिन आपको पुलिस लाती है उसी दिन पेल देती है और आप उसी दिन सब बक देते हो, यहाँ पर छुपाया हथियार यहाँ रखा होगा। तो भैया आप मुंह से बकोगे तो कोर्ट में मान नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 20 कहता है आप स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। आप भैया यहाँ पर पुलिस क्या करती है, आपको वही लेकर जाती है कहां, जहां पर आपने कांड किया रहता है। कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, बाल मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे या हथियार मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब जाएगी पुलिस भैया कहां, कोर्ट, आपको और सबूतों को लेकर। महाराज ये रहा सबूत, ये रहा मुजरिम, दे दो फांसी। जज साहब अरे रुक जाए ढक्कन, पहले इसका मेडिकल कराओ, कहीं मारा तो नहीं इसको। अगर मारा होगा मेडिकल में चला आएगा, लेकिन भारत की पुलिस है भैया, पहले ही दिन ठोकती है ताकि उसको अच्छा खासा समय मिल जाए जख्म भरने को। तो भैया आपका दोबारा मेडिकल चेकअप हो गया, सपोज उसमें कुछ नहीं आया। अब जज साहब आपको देखेंगे, एक बार आपको देखेंगे, एक बार सबूत को देखेंगे, एक बार आपको, एक बार सबूत को। पक्का चोट यही है। तब तक तुम्हारा उधर से वकील चिल्लाएगा, महाराज मेरा क्लाइंट है, मेरा मुक्केल है, उसने नहीं किया होगा। जज साहब तेरा क्लाइंट है, उसने कुछ नहीं किया होगा, तेरे पास कोई सबूत है नहीं, चुपचाप खड़ा रहे। तो भैया अब जज साहब आपको क्या दे देंगे, सजा। और बाहर जाकर आपका वकील खैनी खाकर घर चला जाएगा। फीस तो मिल ही गई, 14-15 दिन का राशन तो आ ही जाएगा। घर चलते हैं चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ लेते चलेंगे। तो भैया देखिए आपको गिरफ्तारी से पहले क्या दिखाया जाएगा, वारंट। आपको 24 घंटे के अंदर कहां ले जाया जाएगा, कोर्ट। आपको अपनी पसंद का क्या रखने दिया जाएगा, वकील। अगर अपराध छोटा हुआ तो जज साहब आपको दे देंगे क्या, बेल। लेकिन अगर अपराध बड़ा हुआ तो जज साहब आपको दे देंगे कहां, सीधा जेल। अब भैया पुलिस खंगाली के सबूत, अगर उसको कुछ नहीं मिला तो सीधा जाएगी कहां, कोर्ट, जज साहब के पास। महाराज तनिक दीजिए तो उसको कहा जाएगा क्या, पुलिस रिमांड। लेकिन उससे पहले उसका क्या होगा, मेडिकल चेकअप, ताकि पुलिस आपको पेल ना पाए। लेकिन भारत की पुलिस होती है पहले दिन ठोकती है। तो अब आपको पुलिस क्या करेगी, वही लेकर जाएगी कहां, जहां पे आपने कांड किया था। कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, आपको हो जाएगी सजा। आपका वकील बाहर जाकर खैनी खाकर घर चला जाएगा, आप चले जाओगे कहां, जेल। आपके परिवार हो जाएगा क्या, परेशान। इसलिए भैया मत करियो रे। तो भैया देखिए ये तो था क्या, पुनेटिव, दंडात्मक अपराध के बाद गिरफ्तारी। जैसे आपने कोई अपराध किया, आपको वारंट दिखाया जाएगा, 24 घंटों के अंदर न्यायालय कोर्ट ले जाया जाएगा, आपको अपनी पसंद का वकील रखने दिया जाएगा। अब भैया इसमें जो चौथी बात कही गई है उसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, आपने अपराध किया हो अथवा ना किया हो, अगर पुलिस को लगता है कि आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था खराब हो सकती है, तो भैया सीधा टांग ले जाएगी अपराध से पहले ही। ना ही आपको वारंट अपील दिखाया जाएगा, ना ही आपको दलील, मतलब कि 24 घंटों के अंदर कोर्ट ले जाएगा, ना ही आपको अपनी पसंद का वकील रखने दिया जाएगा। अब आप कहोगे चोट्टा ये कैसा कानून है, हमने अपराध किया हो अथवा ना किया हो, उसको ले सीधा टांग ले जाएगी। तो भैया संविधान कहता है बिल्कुल टांग ले जाएगी, लेकिन आपको क्या, इज्जत से रखा जाएगा। जैसे कि सपोज कोई बहुत बड़ा पंडित है, जैसे कि धीरेन्द्र साथी बहुत बड़ा गुरु है। अब भैया उसका प्रवचन होना है 10 तारीख को भोपाल में, सपोज भोपाल में। अब भोपाल में पहले से ही अशांति का माहौल है, अगर धीरेन्द्र साथी आया और माहौल खराब हो जाएगा तो पुलिस उसको पहले ही टांग लेगी। क्या उसने अपराध किया था, बताइए, क्या उसने धीरेन्द्र साथी ने अपराध किया था, नहीं, लेकिन अपराध कर सकता था। अब धीरेन्द्र साथी बोलेगा भैया अगर वहां पहुंच जाते तो आपने कैसे मान लिया कि हम अपराध कर ही देते, हमने अपराध थोड़ी किया, आपने तो हमारी पर्सनल लिबर्टी, मतलब देह स्वतंत्रता छीन ली, आज जो हमें आर्टिकल 21 देता है। अब पुलिस कहेगी धीरेन्द्र साहब महाराज जहां पर आप जा रहे थे ना, वहां का माहौल पहले से ही ठीक नहीं था, अगर आप पहुंच जाते तो जनता को संभाल पाना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए हमने आपको पहले ही टाँक लिया। धीरेन्द्र साथी बोलेगा हमारी पर्सनल लिबर्टी का क्या, तो महाराज हम आपको पेलेंगे नहीं, मतलब मारेंगे नहीं, इज्जत से रखेंगे, खाना वाना देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध का मतलब पहले ही रोक देना। देखिए ये तीनों जो होती हैं, वारंट, 24 घंटे के अंदर न्यायालय, वकील, ये होते पुनेटिव, दंडात्मक। अपराध के बाद गिरफ्तारी होती इन तीनों के बाद, लेकिन इसमें अपराध से पहले ही गिरफ्तारी कर लिया जाता है, मतलब कि उसको डिटेन कर लिया जाता है। अब आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लीजिए।